हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की बीपीएससी प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 7 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये वीडियो 67वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इस सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। 1835 ईस्वी में चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया था और इसी कारण चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, HMIS तलवार। नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार पर शुरू हुआ था और इस विद्रोह का मुख्य कारण जातीय भेदभाव और वेतन एवं राशन के संबंध में किए गए अन्यायपूर्ण बर्ताव के विरोध में था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और वानर सेना का गठन कब किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान लड़कों की वानर सेना तथा लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन वर्ष 1930 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने अपनी रणनीति सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंपारण आंदोलन में। भारत में चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर सविनय अवज्ञा का पहली बार उपयोग किया था और गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन के दौरान पहली बार असहयोग आंदोलन की रणनीति अपनाई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी पहल पर BR अम्बेडकर का संविधान सभा के सदस्य के रूप में पुनर्निर्वाचन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद एवं सरदार पटेल। BR अम्बेडकर सर्वप्रथम बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग की सहायता से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, लेकिन विभाजन के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई। तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल के प्रयासों से वे संविधान सभा के लिए निर्वाचित किए गए। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित ना रखा जाए? तो नमक सत्याग्रह में महिलाओं को शामिल करने के लिए गांधी जी को राजी करने वाली कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। और कमला देवी चट्टोपाध्याय को वर्ष 1966 में रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है और 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने 1942 में की थी और भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह द्वारा 1926 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज को बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कहा था। वर्ष 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लागू होने के बाद उपरोक्त कथन भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय मिंटो को पत्र लिखकर कहा था। अगला प्रश्न है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1925 में MN रॉय ने। भारत में MN रॉय ने 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का अवसर माना, जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। और खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था और खिलाफत आंदोलन के मुख्य नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम चौधरी रहमत अली द्वारा किया गया था। पाकिस्तान अथवा पाक अस्तान पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंध तथा बालूचिस्तान के मिलने से बना था, जिसे रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था। और वर्ष 1930 में मोहम्मद इकबाल ने अलग मुस्लिम राज्य की बात कही थी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ऑल इंडिया होम रूल लीग। वर्ष 1920 में ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया था। ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उनका सही काल अनुक्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले है रॉलेट सत्याग्रह, जो कि अप्रैल 1919 में हुआ था। उसके बाद है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 में हुआ था। उसके बाद है चौरी चौरा कांड, तो ये फरवरी 1922 में हुआ था। और उसके बाद है स्वराज पार्टी का गठन, तो ये दिसंबर 1922 में हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है, 1930 में किसने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के नाम पर स्वाधीनता उद्घोषणा जारी की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सूर्यसेन। बंगाल में सूर्यसेन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और इन्होंने 1930 में स्वाधीनता की उद्घोषणा जारी की थी। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन किनके और किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत में ब्रिटिश से लड़ने के विरुद्ध। 1 सितंबर 1942 को मोहन सिंह ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। इसका गठन भारत में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख सिद्धांतकार थे। अगला प्रश्न है, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन मौलाना आज़ाद द्वारा कब आरंभ किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1912 ईस्वी में कलकत्ता से। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन 1912 ईस्वी में कलकत्ता से किया था। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1912। 1911 के दिल्ली दरबार में यह घोषणा की गई कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी और 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाई गई और उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 में किस सम्राट का राजतिलक समारोह हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज पंचम। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम का राजतिलक समारोह आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रंगपुर। हड़प्पा काल में लोथल और रंगपुर से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से अस्तानागार और हड़प्पा से उन्नत नगर का प्रमाण मिला है और बनवाली से मिट्टी के हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ
उपनयन संस्कार के साथ होता है, जिसका शब्दार्थ था बालक के गुरु के अधीन शिक्षा प्राप्त करने के लिए ले जाना, और यह संस्कार ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों तक सीमित था, और ब्राह्मण, क्षेत्रीय और वैश्यों को द्विज मतलब के दोबारा जन्म लेने वाला कहा जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। राजस्थान के कालीबंगा से 7 अग्निवेदिकाएं मिली हैं। इससे अग्नि पूजा सिद्ध होती है। और सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां पाई गई। आलमगीरपुरी से उत्तर हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, और चंदहुदड़ों से मुड़ी हुई ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बकाचार्य को दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्वैतवाद। द्वैतवाद के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। विशिष्टा द्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुज थे, और द्वैतवाद के प्रवर्तक माधवाचार्य थे, और शुद्ध अद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। अगला प्रश्न है, रहला में किस यात्री का यात्रा वृत्तांत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने रहला की रचना की थी, और इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था, और अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। टेवर्नियर शाहजहां के काल में भारत आया था, और मनुची औरंगजेब के काल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर मुगल बादशाह के बारे में क्या अंकित रहता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तक गवर्नर जनरल की मुहर पर दिल्ली सम्राट का विशेष सेवक अंकित रहता था। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, और इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, और साथ ही साथ तुर्काने चहलगानी या चालिसा दल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सजदा और पावबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बलबन। सजदा और पावबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन के द्वारा शुरू की गई थी। बलबन ने नौरोज़ उत्सव को प्रारंभ किया और इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए तुर्काने चहलगानी को ख़त्म कर दिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 4, तो यहाँ पर भाग 4 नहीं भाग 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर मूल अधिकार के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्म की स्वतंत्रता से, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है। समानता का अधिकार का उल्लेख 14 से 18, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता का उल्लेख 29 से 30, और संपत्ति के अधिकार का उल्लेख जो है वो 300 का में किया गया है। अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कुल कितने मूल अधिकार हैं और भाग 4 में किसका वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मूल दर्शन निम्नलिखित में किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। भारतीय संविधान का मूल दर्शन प्रस्तावना में निहित है, और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है। संविधान के भाग 1 में और अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकार का वर्णन है,
और संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। अगला प्रश्न है, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 48 में किया गया है। अनुच्छेद 48 ए में पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने तथा देश के वनों एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का उपबंध किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने पद ग्रहण करने के दिन से। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो उसके सदस्य नहीं होते? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जबकि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। संविधान के अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। संसदीय प्रणाली की एक मुख्य विशेषता है कि मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से मंत्रियों का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, संसद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(1) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद में निहित होती है। और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा का अध्यक्ष। संविधान के आर्टिकल 110(3) के अनुसार यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो उस पर लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय लेगा। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान है। और अब आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1/3। संविधान के आर्टिकल 173(3) के अनुसार निर्दिष्ट रीति के अनुसार विधान परिषद के सदस्य चुने जाएंगे, अतः 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि किन किन राज्यों में वर्तमान में भारत में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। नीति आयोग हर वर्ष के लिए समय समय पर गरीबी रेखा और गरीबी अनुपात का सर्वेक्षण करता है, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय के आधार पर तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, महबूबुल हक। HDI पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूबुल हक की देन है और HDI UNDP के द्वारा जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार किया जाता है। और सबसे पहला HDI जो है वो 1990 में निकाला गया था और 2021 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का रैंक 131 है और नंबर 1 पर नॉर्वे है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित करों में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भू राजस्व। भू राजस्व राज्य सरकार द्वारा भूमि पर लगाया जाता है, जबकि सीमा शुल्क, आयकर और निगम कर ये केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के वृद्धि दर कितनी रही? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 3.6%। बिहार के आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में बिहार के प्राथमिक क्षेत्र की वृद्धि दर 3.6% रही। प्राथमिक क्षेत्र में राष्ट्रीय वृद्धि दर 3.9% रही। अगला प्रश्न है, भारत में 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान में भारत में 8 कोर सेक्टर हैं, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत हैं। इसमें रसायन को शामिल नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रसायन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपया में पैसा जुटा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं, और यह एक कॉरपोरेट बॉन्ड है जिसकी न्यूनतम परिपक्वता अवधि 3 साल की है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से कितनी रही? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 9.80%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुमान के अनुसार नवंबर 2019 से नवंबर 2020 तक बिहार की मुद्रास्फीति की दर 2012 के आधार वर्ष से 9.80% रही। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किया था, जिसके लिए इन्होंने वर्ष 2003 में तीव्र एवं सशक्त ग्रामीण विकास के लिए PURA प्रस्तुत किया था, जिसका फुल फॉर्म है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। अगला प्रश्न है, मुद्रा के अवमूल्यन का परिणाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, देश में निर्यातों को बढ़ाना और आयातों को घटाना। मुद्रा के अवमूल्यन से देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य से कम हो जाता है। इस कारण देश से निर्यात बढ़ने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है, गैर घरेलू सिलेंडरों में भरी LPG का भार किलोग्राम में कितना होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 19 किलो। गैर घरेलू सिलेंडर या फिर व्यावसायिक सिलेंडर का भार 19 किलो होता है, जबकि घरेलू सिलेंडर का भार 14.2 kg होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंपास। दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास कहा जाता है, जो कि उत्तरी अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में स्थित है। प्रेरी घास का मैदान अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। विल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और स्टेपीज घास का मैदान मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है, और लाल मिट्टी का लाल रंग ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 4। भारत में 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट मौजूद हैं, जो इस प्रकार हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय, भारत बर्मा क्षेत्र और सुंदरवन। और विश्व में 36 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट हैं, और प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, और 2021 में इसका थीम था वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कच्छ की खाड़ी।
भारत में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए कच्छ की खाड़ी एक आदर्श स्थान है और पहली बार ज्वारीय तरंगों द्वारा बिजली का उत्पादन फ्रांस में किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार में टर्शियरी काल की चट्टानें किस जिला में पाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिमी चंपारण। बिहार के पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में टर्शियरी काल की चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि गया, बांका और कैमूर में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं और क्वाटरनरी काल की चट्टानें गंगा की मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका में स्थित है, जिसकी लवणता 220% है और सबसे अधिक लवणता वाला झील वॉन झील है, जो कि तुर्की में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गर्म जलधारा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एंटीलीज जलधारा और मोजाम्बिक जलधारा। एंटीलीज जलधारा अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है और मोजाम्बिक जलधारा हिंद महासागर की गर्म जलधारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है और लैब्राडोर जलधारा हिंद महासागर की ठंडी जलधारा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो आइए चेक करते हैं। पहला कथन है, गुजरात राज्य का समुद्री तट सर्वाधिक लंबा है। तो यह कथन सही है। भारत के कुल 9 राज्यों में समुद्री तट हैं। तो ये भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई के तट से मापा जाता है। तो ये कथन भी सही है। भारत के कुल 3 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। तो ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये चारों कथन जो है वो सत्य हैं। इसमें आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तर सागर को। डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है और डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो आइए चेक करते हैं कि कौन कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले है नंगल बांध सतलज नदी। तो ये सही है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, ये भी सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, तो ये गलत है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर है। और हीराकुंड बांध महानदी, तो ये भी सही है। तो ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, ये गलत है। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न है, भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि निम्नलिखित में से किस कारण लवणीय हो रही हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अति सिंचाई से। अति सिंचाई से कृषि भूमि लवणीय हो रही है और इसकी लवणता कम करने के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, जबकि ऊपरी गंगा नहर, शारदा नहर और पूर्वी यमुना नहर से यूपी में सिंचाई होती है और शारदा नहर यूपी की सबसे लंबी नहर है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पूर्णिया। देखिए, नेपाल के साथ बिहार के 7 जिले सीमा साझा करते हैं, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सीतामढ़ी हैं। इसमें पूर्णिया नहीं है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन नीलगिरी की पहाड़ियों पर होता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नवीन जलोढ़ मिट्टी। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ के पानी से लाए गए गाद के निक्षेपण से नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी कौन सी है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महाकाली नदी। भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को चिन्हित करने वाली नदी महाकाली नदी है, जिसे शारदा नदी भी कहा जाता है। और भारत और नेपाल के बीच इस सीमा को 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जलवाष्प। ज्वालामुखी से सबसे अधिक जलवाष्प निकलती है और उसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। अगला प्रश्न है, शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूएसए में। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक के काल में दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूरसराय नामक सराय का निर्माण कराया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जहांगीर। जहांगीर ने बाज बहादुर को बिहार का प्रांतपति बनाया और बाज बहादुर ने दरभंगा में एक मस्जिद एवं एक नूरसराय नामक सराय का निर्माण कराया था। तो जहांगीर के काल में बाज बहादुर ने मस्जिद और एक नूरसराय नामक सराय का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, आज़ाद दस्ता के गठन के स्थान एवं कार्य का स्थान चयन करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गठन नेपाल में और कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत। आज़ाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में कराया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और इसका कार्य क्षेत्र जो है वो संपूर्ण भारत था। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का पौत्र अजीम पटना का सूबेदार कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1702 ईस्वी में। 1702 ईस्वी में औरंगजेब का पौत्र अजीम या अजीमुशान बिहार का सूबेदार बना, जिसने पटना का नाम बदलकर अजीमाबाद रखा था। और अजीम जो है वो बहादुर शाह प्रथम का पुत्र है। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि अजीम जो है वो बाद में बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है। अजीम के पिता गद्दी पर बैठते हैं बहादुर शाह के नाम से। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कीकट। ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, 1937 में हुए चुनाव में किस दल को बिहार में बहुमत प्राप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जनवरी 1937 में हुए चुनाव में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का पटना आगमन निम्नलिखित में से किस दिन हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 दिसंबर 1928 में। 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन को पटना में भेजा गया, जिसका विरोध प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाए गए। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के किस जिले में प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भागलपुर। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले से प्राप्त होते हैं और विक्रमशिला की स्थापना पाल वंश के धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राजशब्दोजीवी संघ शब्द का प्रयोग किया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिच्छवी के लिए। अर्थशास्त्र में राजशब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग लिच्छवियों के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रजनीकांत को। वर्ष 2019 का 67वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया, जबकि वर्ष 2018 का 66वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ को दिया गया था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शेख मुजीबुर रहमान। वर्ष 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। इन्हें बंगबंधु भी कहा जाता था। और गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 में महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया था। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2021 का पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच हैं
और महिला एकल की विजेता नोआमी ओसाका हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। भारत ने वर्ष 2021 में 13वां ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है, जो कि वर्चुअली आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पेरिस में। 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। और 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में होगा और 2020 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल टोक्यो में खेला गया। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टी.एस. त्रिमूर्ति। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि टी.एस. त्रिमूर्ति हैं और इन्हें मई 2020 में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टोक्यो में कितनी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 2 बार, एक 1964 ईस्वी में और दूसरा 2021 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ई पंचायत पुरस्कार 2021 को उत्तर प्रदेश ने जीता है। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2019 में जारी भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत का कितना प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21.67%। दिसंबर 2019 में भारत में वनों की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में सिर्फ 21.67% भाग वन का क्षेत्र के अंतर्गत आता है और देश में कुल वन एवं वृक्षावरण का जो प्रतिशत है वो है 24.56% है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को कितनी राशि प्रदान की जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 50,000। बिहार में स्नातक पास करने वाली लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शक्तिकांत दास। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक WPFI में भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 142वां। 2021 विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान 142वां है और इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है और इरिट्रिया सबसे निचले पायदान पर है। अगला प्रश्न है, 2021 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग। और हर वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्ष 2021 के दौरान आर्थिक विकास दर क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 10.5%। बिहार राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान आर्थिक विकास दर 10.5% है। अगला प्रश्न है, सामिया सुलूहू हसन वर्ष 2021 में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तंजानिया। सामिया सुलूहू वर्ष 2021 में तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है और यहाँ की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है और वर्तमान में तंजानिया के प्रधानमंत्री कासिम मजलीना हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनामिका। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए अनामिका को उनकी कविता संग्रह टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए दिया गया है और अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी कविता संग्रह व्हेन गॉड इज द ट्रैवलर के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के किन शहरों को
पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा। ऐसा करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार के बोधगया एवं राजगीर को पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाया जाएगा। इन दोनों शहरों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति हरित ऊर्जा से की जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अररिया। 2021 के अंत तक अररिया के रानीगंज में वृक्ष वाटिका नाम से राज्य का दूसरा चिड़ियाघर खुलेगा। अगला प्रश्न है, इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। इथेनॉल उत्पादन नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना है और बिहार के मधुबनी, गोपालगंज और मोतिहारी जिले में इथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार का कौन सा जिला देश भर में अव्वल बना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नवादा। नीति आयोग के 112 जिलों के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में बिहार के नवादा जिले ने कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम देकर अव्वल स्थान प्राप्त किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में सबसे आखिरी पायदान पर कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुजफ्फरपुर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार 10 लाख से कम जनसंख्या में मुजफ्फरपुर आखिरी पायदान पर रहा। अगला प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पहली बार भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी रही? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया है, जो इस प्रकार हैं: भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडिनेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लोकसभा के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्पल कुमार सिंह। बिहार के जमुई जिला के रहने वाले उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा के महासचिव बनाया गया है और इनसे पहले स्नेहलता श्रीवास्तव थीं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय पन बिजली परियोजना लगाई जाएगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुपौल। बिहार के सुपौल जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिससे 130 मेगावाट उत्पादन होगा। अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष और मनोज वाजपेयी को साथ साथ दिया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुशील चंद्रा। 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा बने हैं और इनसे पहले 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा थे। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेनमार्क। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क द्वारा उत्तरी सागर में निर्मित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उड़ीसा। भारत के मौसम विभाग द्वारा देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के बालासोर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, नागोजी ओकोनो-इवेला किस संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन। नागोजी ओकोनो-इवेला विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं और ये नाइजीरिया की रहने वाली हैं और विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक जारी किया जाता है और इसमें भारत का रैंक 53वां था और नंबर 1 पर नॉर्वे था और द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का हेडक्वार्टर लंदन में है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अपने पहले अंतरिक्ष यान होप मार्स मिशन को मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंचा दिया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात।
संयुक्त अरब अमीरात का पहला अंतरिक्ष मिशन होप मार्स मिशन मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया और होप मिशन का प्रक्षेपण जापान की मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री के H-2A रॉकेट के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 16,000 करोड़ रुपये। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 16,000 करोड़ रुपये आवंटित किए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 में होने वाले विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत। वर्ष 2021 के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख। भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना पूर्वी लद्दाख के पुगा गांव में स्थापित की जाएगी और इसकी क्षमता 100 मेगावाट से अधिक होगी। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस देश के साथ शहतूत बांध निर्माण के लिए समझौता किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। भारत द्वारा अफगानिस्तान के लालंदर में शहतूत बांध का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने सांस अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र किस राज्य के रामगुंडम में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। तेलंगाना के रामगुंडम में 100 मेगावाट की क्षमता वाला भारत का पहला सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ओंकेश्वर बांध पर 600 मेगावाट क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केरल। केरल राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का उद्घाटन पेल्ली टूरिज्म विलेज में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अपेक्षाकृत होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ध्रुवों पर अधिक। किसी भी वस्तु का भार ध्रुव पर अधिक होता है। भार इज इक्वल टू W इज इक्वल टू होता है M इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ध्रुव पर G का वैल्यू सबसे अधिक होता है, इसीलिए भार ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, घड़ी की पेंडुलम का वेग सर्वाधिक होगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शीतकाल में। शीत ऋतु में घड़ी की पेंडुलम की लंबाई छोटी हो जाती है, जिसके कारण घड़ी का आवर्तकाल बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइकेन। लाइकेन वायु प्रदूषण का संवेदनशील संकेतक के रूप में जाना जाता है और यह विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड को संकेतित करता है। अगला प्रश्न है, विटामिन सी के विषय में सत्य कथन चुनिए। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा कथन सत्य है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, तो ये सही है। गर्म करने पे नष्ट हो जाती है, तो ये भी सही है। यह दूध में नहीं पाई जाती, ये भी सही है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, तो ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला प्रश्न है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उच्च ताप। पायरोमीटर की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों को मापा जाता है और वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है और वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1/1000 मिलीमीटर।
1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। जब हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, तो हो जाएगा 1/1000 मिलीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक पैर पर खड़ा हो। देखिए दाब का जो फॉर्मूला होता है P = फोर्स बाय एरिया होता है। एक पैर पर खड़े होने पर मनुष्य का पृष्ठ का क्षेत्रफल कम हो जाएगा, जिसके वजह से दाब अधिक होगा। अगला प्रश्न है, नाभिक के रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नाभिक के रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। देखिए नाभिक के रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, परंतु परमाणु बम में ये अनियंत्रित होती है। और नाभिक के रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पित्ताशय में। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, जबकि इसका उत्पादन यकृत में होता है, मतलब कि लीवर में। और पित्त का पीएच मान 7.6 से 8.6 तक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आइए चेक करते हैं कि कौन कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला है नॉट, नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई, तो ये गलत है। नॉट में हम लोग जहाज़ के चाल को मापते हैं। नॉटिकल मील जहाज़ की चाल की माप, तो ये गलत है। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई, तो ये सही है। और प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, तो ये गलत है। प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया था। और गुरुत्वाकर्षण बराबर होता है F = G m1m2/r²। अगला प्रश्न है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवतल लेंस से। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को नज़दीक की चीज़ें स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु उसे दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल एक मिश्र धातु है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जस्ता तथा तांबा का। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आंधी एवं तूफान का आना। पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट मौसम में आंधी एवं तूफान को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मोटर द्वारा बदला जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनामो के द्वारा बदला जाता है। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में थर्मोफोटोवोल्टाइक सिस्टम के द्वारा बदला जाता है। और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में हीटर के द्वारा बदला जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस या हंसने वाली गैस का वैज्ञानिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है और इसका सूत्र N2O है। अगला प्रश्न है, ब्रोमीन सामान्य ताप पर होती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रव। ब्रोमीन सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसका एटॉमिक नंबर 35 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एंटीबायोटिक नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। एरिथ्रोमाइसिन ये एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक है। सल्फाडाइजिन ये भी एंटीबायोटिक है। और
पेनिसिलिन ये भी एंटीबायोटिक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये चारों एंटीबायोटिक हैं। अगला प्रश्न है, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में वृक्क तंत्र का भाग है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्सर्जन के लिए। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है और वैसे अंग उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 5 उत्सर्जी अंग होते हैं, जो कि इस प्रकार हैं: त्वचा, बड़ी आंत, वृक्क, फेफड़ा और यकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एटीपी से एडीपी में कन्वर्जन। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के जल अपघटन के फलस्वरूप एडीपी का रूपांतरण एडिनोसिन डाइफॉस्फेट तथा फॉस्फोरिक अम्ल में हो जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जो शरीर के ऊतकों के द्वारा प्रयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, हेमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, तो ये सही है। यह लौह युक्त यौगिक है, तो ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, तो ये गलत है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, तो ये सही है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान हेमोग्लोबिन नहीं, डब्ल्यूबीसी करता है, वाइट ब्लड सेल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 4 कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आइए चेक करते हैं। सबसे पहले है इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये सही है। मेरमाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण, ये भी सही है। ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निःसरण, ये भी सही है। और गैस्ट्रिक, रक्तचाप का नियमन, तो ये गलत है। गैस्ट्रिक एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीप्त करता है। रक्तचाप का नियमन कॉर्टिसोल नामक हार्मोन करता है और गैस्ट्रिक का स्रावन अमाशय की कोशिकाओं द्वारा होता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकीय तंत्र में 2 संघटक होते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीव एवं अजीव। पारिस्थितिकीय तंत्र के 2 संघटक होते हैं, एक जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। अगला प्रश्न है, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हल्का ऊपर उठ जाएगा। जब जहाज नदी से सीधे समुद्र में जाएगा तो हल्का ऊपर उठेगा, चूँकि समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के अपेक्षाकृत अधिक होता है। अगला प्रश्न है, सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एक्सरे। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगी। कम वोल्टेज में मोटर जल जाएगा क्योंकि उस समय अत्यधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है, क्योंकि विद्युत धारा वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं P = IV होता है और यहाँ से पावर = करंट इंटू वोल्टेज होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि वोल्टेज = पावर बाई I हो जाएगा और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसके वजह से मोटर जल जाएगा। अगला प्रश्न है, घरेलू उपयोग में प्रयोग की जाने वाली यंत्र को पावर शक्ति कंजम्पशन के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सबसे कम पंखा, उसके बाद टीवी, विद्युत आयरन, उसके बाद विद्युत केतली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं और 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। तो यहाँ पर 1024 × 8 हो जाएगा, तो = हो जाएगा ऑप्शन डी, 8192 बिट। तो 1 किलोबाइट में 8192 बिट पाए जाते हैं। 141 से 150 तक मैथ का क्वेश्चन है।
जिसका सॉल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।